हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ यानी राजस्थान टेनेंसी एक्ट। आपको पूरा बहुत अच्छी तरीके से कवर करा दिया है, ठीक है। एक एक सेक्शन को मैंने कवर करा दिया और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसका रैपिड रिवीजन बैच लेकर आऊंगी, ठीक है। अब देखिए, रैपिड रिवीजन बैच मैं आपका अभी के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रख रही हूँ। सब कुछ मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको पूरे लेक्चर्स देखने होंगे, उसी के बाद आपको ये रैपिड रिवीजन जो है आपको समझ आएगा। पहले आपको वो पूरी सीरीज देखनी है, और ये उन स्टूडेंट के लिए जो मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं और उन वीडियोस से पढ़ रहे हैं। आज हम करेंगे बहुत ही जल्दी एक रैपिड रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है। सेक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। आज जो हमारा एक्ट है वो है राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। अब देखिए, आपको सारा बहुत जल्दी समझ आएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपने पास आप अपना बेयर एक्ट रखिए, और अगर बेयर एक्ट नहीं है तो सिर्फ ध्यान से सुनते जाइए। देखिए, जो हमारा राजस्थान टेनेंसी एक्ट है 1955, ये कब इनेक्ट हुआ था? 1955 में इनेक्ट हुआ। कहां पर अप्लाई होता है? पूरे राजस्थान में अप्लाई होता है। कमेंसमेंट पे कब आया? तो जब स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, उस दिन से ये हमारा एक्ट क्या है, कमेंसमेंट में आ गया है। कमेंसमेंट में कब आया, इसकी डेट आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फिर है एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल क्या इंक्लूड करता है? तो हॉर्टिकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट। कृषि में शामिल है बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, वानिकी विकास। एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब क्या होता है? तो जो पर्सन अर्न करता है फ्रॉम अर्निंग लिवलीहुड मेनली थ्रू एग्रीकल्चर, ठीक है। तो मुख्यतः कृषि से आजीविका कमाने वाला व्यक्ति कौन है? एग्रीकल्चरलिस्ट है। विस्वेदार कौन है? तो देखिए, विस्वेदार में इंक्लूड किया गया है खातेदार ऑफ अजमेर एरिया, ठीक है। तो अजमेर क्षेत्र का खातेदार भी इसमें शामिल है। बोर्ड का मतलब क्या? तो बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान। राजस्थान राजस्व मंडल। कलेक्टर का मतलब क्या? तो कलेक्टर में इंक्लूड किया गया एडिशनल कलेक्टर को भी। एमसीक्यू ऐसे ही बनेंगे कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में कलेक्टर में कौन कौन है? तो कलेक्टर है, एडिशनल कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर है, फिर ए और बी बोथ। तो आपको ऐसे बता रही हूँ मैं, कलेक्टर मतलब एडिशनल कलेक्टर भी। मैं भी राजस्थान टेनेंसी एक्ट की बात कर रही हूँ। फिर एक कमिश्नर, तो कमिश्नर में ऐड किया गया एडिशनल कमिश्नर को भी, अतिरिक्त आयुक्त को भी। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? तो वो लैंड जो लेस देन प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एरिया है, निर्धारित जो न्यूनतम क्षेत्र से कम भूमि का टुकड़ा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? फ्रेगमेंट कह रहे हैं। फिर ग्रोव लैंड का मतलब क्या होता है? तो लैंड हैविंग सफिशिएंट ट्रीज फॉर्मिंग अ ग्रोव। तो वृक्षों से आच्छादित भूमि को हम कह रहे हैं ग्रोवलैंड। हाईकोर्ट का मतलब क्या है? तो राजस्थान हाईकोर्ट मतलब हाईकोर्ट। जागीरदार कौन? तो जो जागीर लैंड को होल्ड करते थे, ठीक है। जागीर भूमि के धारक को हमने जागीरदार कहा। फिर जागीर लैंड का मतलब क्या होता है? तो लैंड जिसको जागीरदार होल्ड कर रहे हैं, उस लैंड को जागीरदार द्वारा धारित भूमि को हमने जागीर लैंड कहा। खुदकश का मतलब क्या? तो जो पर्सनली कल्टीवेटेड लैंड है स्टेट होल्डर की, उस लैंड को हमने खुदकश्त का मतलब एस्टेट धारक द्वारा जो स्वयं जोती गई भूमि है, उसको हमने क्या कहा? खुदकश्त का। लैंड का मतलब किया तो एग्रीकल्चरल है, ग्रोव है, पेस्चर है, ये सब क्या है? ये लैंड है। पर इसमें लैंड में क्या इंक्लूड नहीं है? तो आबादी लैंड को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लैंडलेस पर्सन का मतलब क्या? तो नो लैंड या फिर ओनली फ्रेगमेंट। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास भूमि नहीं है या फिर केवल भूमि का कुछ खंड है, तो हम बोलेंगे वो लैंडलेस पर्सन, उसके पास भूमि नहीं है। ऑक्यूपाइड लैंड का मतलब क्या होता है? कि काश्तकार का जो कब्जे वाली भूमि है, उसको हम बोलेंगे ऑक्यूपाइड लैंड। मतलब अगर किसी टीनेंट के पोजेशन में कोई लैंड है, तो हम बोलेंगे कि ये वो लैंड ऑक्यूपाइड है। पेस्चर लैंड का मतलब क्या होता है? तो पशुओं को जो चराने की भूमि होती है, उसको हम पशुओं की चराने की भूमि जिसको हम ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेस्चर लैंड। और फिर रेंट आप कैसे पे कर सकते हैं? कैश में भी कर सकते हैं, काइंड में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से भी कर सकते हैं, नकद भी, वस्तु को देकर भी, या दोनों। फिर रेवेन्यू का मतलब क्या? तो लैंड रेवेन्यू मतलब भू राजस्व। रेवेन्यू कोड के अंदर क्या क्या शामिल है? मतलब रेवेन्यू कोड कौन कौन से होते हैं? तो बोर्ड भी एक रेवेन्यू कोड है। कलेक्टर का जो कोड है उसको, वो भी रेवेन्यू के जो मामले देख रहे हैं तो रेवेन्यू कोड है। एसडीओ हो गए, असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार, ये सब रेवेन्यू ऑफिसर्स भी है। और जब ये केसेस को सुन रहे हैं तो ये रेवेन्यू कोर्ट भी है, ठीक है। तो राजस्व मंडल, कलेक्टर, एसडीओ, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, ये सब क्या है? ये सब कोर्ट है। फिर एसआईआर क्या होता है? तो ग्रास हो गए, फॉरेस्ट राइट हो गए, फिशरीज हो गए, वाटर यूज हो गया, ये सब क्या है? ये सायर
कहते हैं हम इसको। अब देखिए क्विक रिवीजन नोट्स मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ सुनो। राजस्थान टेनेंसी एक्ट पूरे राजस्थान में अप्लाई होता है। एग्रीकल्चरल ईयर कौन सा होता है? 1 जुलाई से 30 जून। एग्रीकल्चर के अंदर क्या इंक्लूड है? वही हॉर्टी कल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री। जागीरदार क्या होता है? होल्डर ऑफ जागीर लैंड रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। खुदकश्त क्या? जो लैंड पर्सनली कल्टीवेट कर रहा है स्टेट होल्डर को। लैंड क्या इंक्लूड कर रहा है? तो एग्रीकल्चर लैंड भी, ग्रोव लैंड भी, पेस्चुरल लैंड भी। लैंडलेस पर्सन कौन? जिसके वो एग्रीकल्चर वो कृषक जिसके पास कोई लैंड नहीं है, या फिर है तो वो बहुत छोटा सा टुकड़ा है। रेंट को आप कैश, काइंड और बोर्ड दोनों में दे सकते हैं। रेवेन्यू कोड के अंदर बोर्ड भी इंक्लूड है, कलेक्टर भी, एसडीओ भी, तहसीलदार भी। टीनेंट कौन? जो पर्सन रेंट देने के लिए लायबल, उसको हम टीनेंट कहेंगे। ट्रेसपासर कौन? जिसने लैंड को अनऑथराइज तरीके से ऑक्यूपाई किया है, वो ट्रेसपासर है। नलबत क्या होता है? जब आप पेमेंट करते हैं इरिगेशन के लिए, पेमेंट फॉर इरिगेशन फ्रॉम अ वेल, ठीक है, तो उसको हम नलबत कहते हैं। कुएं से सिंचाई हेतु दिए जाने वाला भुगतान, उस पेमेंट को हम नलबत कह रहे हैं। खुदकश्त राइट जनरली क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं खुदकश्त राइट को, तो खाली आप एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं, पार्टीशन के थ्रू कर सकते हैं, और मेंटेनेंस गिफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पूरे राजस्थान में लागू है। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। कृषि में बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री, वानिकी ये सब शामिल होते हैं। जागीरदार मतलब कानून द्वारा मान्यता प्राप्त जागीर भूमि धारक। खुदकश्त क्या होती है? तो एक ऐसा स्टेट होल्डर द्वारा स्वयं जोती गई भूमि को हम खुदकश्त भूमि कहते हैं। भूमि में कृषि, उपवन व चारागाह भूमि सभी शामिल होती है। भूमिहीन व्यक्ति वो होता है जिसके पास भूमि नहीं है, या फिर केवल भूमि का कुछ खंड वाला जो कृषक है, उसको हम भूमिहीन व्यक्ति कहेंगे। आप लगान नकद में भी दे सकते हैं, वस्तु में भी दे सकते हैं, या दोनों में हो सकता है। राजस्व न्यायालय में बोर्ड भी शामिल है, कलेक्टर भी, एसडीओ, तहसीलदार सब शामिल है राजस्व न्यायालय में। काश्तकार कौन? जिसको क्या है? लगान दे हो, जिसको लगान देना है वो काश्तकार है। अतिक्रमणकारी कौन? जो बिना अधिकार के कब्जा कर रखा है, ठीक है। नलबट कौन? जो कुएं से सिंचाई हेतु दिए जाने वाला भुगतान, ठीक है। जब आप अपनी लैंड, जो आपकी भूमि है, आप उस पर सिंचाई कर रहे हैं कुएं से पानी लेकर, तो जो आप पानी को यूज कर रहे हैं उसके लिए आप जो भुगतान कर रहे हैं वो होता है नलबट। खुदकश्त अधिकार जो होते हैं वो हस्तांतरित वैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप इसको हस्तांतरित करना भी चाहते हैं तो केवल विनिमय के माध्यम से हो सकते हैं, विभाजन के माध्यम से, और भरण पोषण का उपहार देके हो सकते हैं, ठीक है। सेल वगैरह करके नहीं हो सकते, ठीक है। अब आगे आइए, रिवीजन नोट्स देखिए। सेक्शन 13 बात करता है खुदकश्त होल्डर, तो ठीक है। खुदकश्त होल्डर बाद में क्या है? खातेदार टीनेंट बन गया कब? जब उसकी एस्टेट का एवोल्यूशन हो गया, ठीक है। पहले वो खुदकश्त होल्डर था, लेकिन अब उसकी एस्टेट को ले लिया गया, तो अब कुछ तो वो बचेगा। अगर मैं पहले खुदकश्त थी, मेरी एस्टेट को ले लिया गया, अब मैं क्या बन गई? खातेदार टीनेंट बन गई, ठीक है। जैसे कि एक प्रिंसिपल मैम है, उनसे प्रिंसिपल का पद ले लिया, क्या बनेंगी? टीचर तो रहेंगी। उसी तरीके से फिर जमींदार और बिस्बेदार हुआ करते थे पहले लोग, ठीक है। जमींदारी अबोलिश सिस्टम से हटा दिया, उनको जमींदार वगैरह तो कुछ तो बनेंगे, तो मालिक पोस्ट मिली उनको। और फिर टीनेंट क्लासेस कौन कौन सी हैं? तो खातेदार टीनेंट है, मालिक टीनेंट, टीनेंट ऑफ खुदकश्त, गैर खातेदार टीनेंट, ये टीनेंट की क्लासेस बताई गई है। सेक्शन 15 जो है वो मेन प्रोविजन है खातेदारी राइट से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें कहा गया है जो खातेदारी राइट्स होते हैं टेम्पररी लीज में, गैंग कैनल, भाखड़ा कैनल, चंबल, जवाई एंड नोटिफाइड एरिया, इनके अंदर आपको खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे। अगर आपकी टेम्पररी रिलीज है गैंग कैनल में, भाखड़ा में, चंबल में, जवाई में, नोटिफाइड एरियाज में, इनमें आपको क्या है? खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे। फिर है सेक्शन 15A जो इंदिरा गांधी कैनल एरिया प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है, ये सेक्शन 15A बोलता है इसमें भी आपको खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे। फिर है सेक्शन 15AA, वो चंबल प्रोजेक्ट एरिया के बारे में बात करता है, वो भी कहता है कि आपके खातेदारी राइट कुछ कुछ सर्टेन केसेस में एक्रू नहीं होंगे, नहीं मिलेंगे। फिर ये सेक्शन 15AA, अब वो बात कर रहा है ये जो इंदिरा गांधी कैनल एरिया है, जो 15A में कह रहा है आपको खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे, वही 15AA में ये कहता है कि कुछ कुछ केसेस में आपको खातेदारी राइट मिल जाएंगे। उस पर क्या है? कुछ सीलिंग लॉ लिमिट है, उसको अप्लाई किया जाएगा। एक्सेस एरिया रिक्वायर्स रिजर्व प्राइस पेमेंट, अगर आपके पास ज्यादा भूमि का टुकड़ा है, मतलब एक्सेस एरिया अगर आपके पास आ रहा है, जब आप खातेदारी राइट्स ले रहे हैं, उसमें अगर आप एक्सेस एरिया भी ले रहे हैं, तो फिर आपको बचा हुआ जो प्राइस है पे करना होगा, ठीक है। लमसम पेमेंट कितनी है? 25% उस पर रिबेट है। और ग्राम सभा का जो ओपिनियन होता है वो एविडेंस होता है। जब खातेदारी राइट्स मिले नहीं मिले, उस पर खातेदारी जो फिर ग्राम सभा का ओपिनियन लिया जाएगा, तो वो एज अ एविडेंस होगा, ठीक है।
तो धारा 13 जो है खुदकश्त धारक क्या बन जाएगा, खातेदार काश्तकार बन जाएगा जब एबोलिश हो जाएगी भूमि। 1959 अधिनियम के बाद जमींदार और विस्पेदार क्या बन गए, मालिक बन गए। काश्तकार वर्ग खातेदार, अब काश्तकार को कितने में डिवाइड किया गया है, खातेदार, मालिक, खुदकश्त काश्तकार, गैर खातेदार। फिर धारा 15 खातेदारी अधिकार की मुख्य धारा है, ठीक है। खातेदारी अगर आप अधिकार लेना चाहते हैं तो वो बेसिकली सेक्शन 15 में बताया गया है। और गंग हो गया, भाखड़ा हो गया, चंबल हो गया, जवाई आदि क्षेत्रों की अगर आपको अस्थाई पट्टा मिला है इन एरिया में तो आपको इस भूमि पर खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे। फिर 15 ये क्या बात कर रहा है कि जो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सामान्यतः खातेदारी राइट नहीं मिलते हैं। और फिर धारा 15 ये क्या कह रहा है कि चंबल जो परियोजना क्षेत्र है उसमें भी आपको कब कब एक्रिव नहीं होंगे, कब कब नहीं मिलेंगे खातेदारी राइट। 15 के बारे में बताता है कि जो 15A में आपको खातेदारी राइट नहीं मिल रहे हैं लेकिन कुछ क्षेत्र में आपको खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। सीलिंग सीमा लागू होगी। अतिरिक्त भूमि पर आपको जो है आरक्षित मूल्य देना होगा अगर आप खातेदारी राइट एक्रू कर रहे हैं, और जितना आपको खातेदारी राइट मिल रहा है उससे अगर थोड़ा सा भी आप ज्यादा एक्रू कर रहे हैं तो फिर आपको उस पर मूल्य देना पड़ेगा। और एक मुश्त भुगतान कितना है, अगर आप एक साथ अपनी पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने कोई लैंड है उस पर खातेदारी राइट ले रहे हैं और आप उस खातेदारी राइट को लेने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना है और आपने वो सारा पेमेंट एक साथ कर दिया तो 25% का आपको छूट मिल सकता है, ठीक है। और ग्राम सभा की राय जो है साक्ष्य मानी जाती है। फिर अब देखिए जागीरदार कौन होते हैं, तो जो अब यहाँ पे जागीरदार जो एग्जिस्टिंग जागीर लॉ के तहत मान्यता प्राप्त व्यक्ति है वो जागीरदार है। जागीर लैंड जो जागीर द्वारा धारित भूमि राजस्व अधिकार वाली भूमि, खुदकश्त एस्टेट होल्डर द्वारा स्वयं जोती गई भूमि, लैंड कृषक उपवन चरागाह एवं सिंघाड़ा उत्पादन हेतु भूमि और आबादी भूमि शामिल नहीं होती उसमें। कल्टीवेटेड क्या होता है, लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली का मतलब स्वयं, परिवार या व्यक्तिगत निगरानी में मजदूरों द्वारा खेती, या तो आप स्वयं अगर क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, परिवार की सहायता से खेती कर रहे हैं, या फिर आप खुद निगरानी कर रहे हैं, मजदूर खेती कर रहे हैं लेकिन आप उस पर खुद निगरानी कर रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा आपने खुद ही उस खेत को जोता है, ठीक है। फिर लैंडलेस पर्सन कौन, भूमि नहीं है या फिर कुछ भूमि का टुकड़ा है। मालिक कौन हो गया है, अब भाई जो जमीनदार थे, बिस्वेदार थे, उनकी भूमि छीन ली गई तो अब बन गया वो मालिक। पैस्टोरल लैंड क्या होता है, पशुओं की चराने की भूमि को कहते हैं। रेंट नगद और वस्तु दोनों में हो सकता है। देखो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है ऊपर, मैं दोबारा से रिपीट इसलिए कर रही हूँ आपके माइंड में फिट हो जाए, सिर्फ सुनो। रेवेन्यू कोर्ट में क्या क्या शामिल है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कलेक्टर, एसडीओ, असिस्टेंट कलेक्टर आदि। सायर मतलब ये जब घास, लकड़ी, वन उपज, मत्स्य अधिकार आदि हेतु देय राशि, इसके मतलब में जब आप पे कर रहे हो ये सायर है। एससी एसटी का मतलब क्या है, एससी जो कॉन्स्टिट्यूशन का एससी ऑर्डर 1950 है उसके तहत, एसटी जो कॉन्स्टिट्यूशन एससी ऑर्डर है 1950 के तहत। अब देखिए सेक्शन 19 कॉन्फरमेंट ऑफ राइट के बारे में बात कर रहा है, मतलब कुछ टीनेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ जो खुद का टीनेंट है और सब टीनेंट्स है वो कब खातेदार उनको कब खातेदार किराएदार बनाया जाता है। एक सेकेंड आप होल्ड कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सर्टेन टीनेंट ऑफ खुदकश्त एंड सब टीनेंट बिकम खातेदार टीनेंट। देखिए कुछ जो खुदकश्त किराएदार हैं और एवं उप किराएदार खातेदार किराएदार बन जाते हैं, ठीक है। तो जो टीनेंट है खुद कष्ट के या सब टीनेंट है तो अब वो क्या है, खातेदार टीनेंट बन जाएंगे। फिर सेक्शन 20 बात कर रहा है कंपनसेशन की, कि अगर आपको कंपनसेशन क्लेम करना है तो आप एसडीओ के सामने फाइल कर दो। मुआवजा दावा उपखंड अधिकारी एसडीओ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिर सेक्शन 23 कंपनसेशन फॉर खातेदारी राइट। देखो अगर आपको कंपनसेशन लेना है अपनी खातेदारी राइट पर तो देखिए कैसे, अगर आपकी क्या है अनइरिगेटेड लैंड है तो 15% लैंड 15% रेंट का मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपकी देखिए आपकी अनइरिगेटेड लैंड थी, अब उस पर किसी पर्सन को खातेदारी राइट मिल गया तो अब मुझे कितना कंपनसेशन मिलेगा, मुझे मुआवजा कितना मिलेगा। तो अगर मेरी असिंचित भूमि थी, अनइरिगेटेड लैंड थी तो मेरे को जो रेंट मिल रहा था उसका 15 टाइम्स मिलेगा, और अगर मेरी इरिगेटेड लैंड थी तो मुझे रेंट का 20 जो है गुना मिलेगा, ठीक है। सिंचित भूमि का 20 गुना लगान मिलेगा। फिर हमारा सेक्शन 24 इंप्रूवमेंट कंपनसेशन। अगर आपने कुछ इंप्रूवमेंट कराया था तो कंपनसेशन इक्वल 40% ऑफ इंप्रूवमेंट
इम्प्रूवमेंट वैल्यू, तो जो आपने इम्प्रूवमेंट कराया था, जितना सुधार कराया था, तो उस सुधार के मूल्य का 40% मुआवजा आपको मिल जाएगा। नलबट कंपनसेशन में आपको मतलब नलबट कंपनसेशन कितना मिलेगा, तो नलबट कंपनसेशन मिलता है 10 टाइम्स जो एवरेज वैल्यू होता है उसका 10 टाइम्स, और मैक्सिमम वो है 50% ऑफ वेल वैल्यू। देखो अगर एवरेज वैल्यू है, अगर आप नलबट का मुआवजा लेना चाहते हो तो औसत वैल्यू का या तो आपको 10 गुना मिलेगा, या फिर अधिकतम आपको कुएं का जो मूल्य है उसका 50% मिल सकता है कंपनसेशन। ठीक है, अब है कंपोजिशन ऑफ कंपनसेशन। अब ये सारे आप इसको कैसे ऐड ऑन कर रहे हैं, तो टोटल कंपनसेशन आपका टोटल कंपनसेशन में आपका क्या क्या इंक्लूड है, कंपनसेशन फॉर खातेदारी राइट्स और इम्प्रूवमेंट इज इक्वल टू टोटल कंपनसेशन। फिर पेमेंट कैसे होगा कंपनसेशन का, तो पेमेंट लमसम पे भी हो सकती है और या फिर 10 एनुअल इंस्टॉलमेंट, या तो एक साथ पे कर दो, अगर इंस्टॉलमेंट पे भी दे रहे हो तो 10 आपकी इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो कंपनसेशन। 28 हमारा ओमिट है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेक्शन 29 क्यों नहीं लिखा है, इसका रीजन मैं आपको अभी बता देती हूँ, क्योंकि सेक्शन 29 हमारा ओमिट है और सेक्शन 28 भी ओमिट है। सेक्शन 28 ओमिट है, सेक्शन 29 के आगे एक्चुअली कुछ लिखा ही नहीं है, मींस वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर सेक्शन 30 हमारा स्पेशल कंपनसेशन प्रोविजन। देखिए कंपनसेशन जो मिल रहा है खातेदारी राइट्स के लिए गोज टू द पर्सन हु हैड ट्रांसफर राइट्स बिफोर कमेंसमेंट। ठीक है, खातेदारी राइट का मुआवजा उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके पास अधिनियम प्रारंभ से पूर्व हस्तांतरण अधिकार थे। जब आपके पास ट्रांसफर राइट थे, इस कमेंसमेंट इस एक्ट को आने से पहले अगर आपके पास ट्रांसफर करने के राइट थे, तभी उसी पर्सन को क्या है खातेदारी राइट के जो है कंपनसेशन मिलेगा। ये स्पेशल कंपनसेशन का प्रोविजन है। फिर पेंडिंग एप्लीकेशन, अर्लियर डिसीजन रिमेन वैलिड, पेंडिंग एप्लीकेशन वर कंसाइन टू रिकॉर्ड्स। तो जो पूर्ण निर्णय है वो वैध रहेंगे और जो लंबित आवेदन है उसको अभिलेखों में रख दिया जाएगा। फिर सीलिंग एरिया। ठीक है, अब हमारा चैप्टर 3 भी स्टार्ट हो गया है जो प्राइमरी राइट्स ऑफ टेनेंट्स की बात करता है। ठीक है, ये बेसिकली 3 बी है, इसका सेक्शन 31 देखें तो देखिए रेजिडेंशियल हाउस राइट की बात करता है। टेनेंट कैन गेट अ फ्री रेजिडेंशियल साइट इन अ विलेज आबादी। देखो अगर किराएदार है आप, ठीक है, किराएदार आप समझ रहे हैं ना, एग्रीकल्चरल लैंड, तो अगर आप किराएदार है तो किराएदार को फिर गांव की आबादी भूमि में निःशुल्क आवासीय भूखंड मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 32 रिटर्न लीज। हर टेनेंट जो एवरी टेनेंट है इज एंटाइटल्ड टू रिटर्न लीज। प्रत्येक किराएदार लिखित पट्टा प्राप्त करने का अधिकार है। अगर आप किसी से मतलब अगर आप पट्टा ले रहे हैं तो आप किराएदार है और आपके पास ये अधिकार है, जिस व्यक्ति से आप पट्टा ले रहे हैं उसे लिखित में लीजिए। ठीक है, सेक्शन 33 बात करते हैं अटेस्टेशन ऑफ लीज। जो ये लीज है उसका अटेस्टेशन कैन सब्स्टिट्यूट रजिस्ट्रेशन। पट्टे का सत्यापन पंजीकरण के स्थान पर मान्य है। अगर आपने क्या क्या लीज अटेस्टेशन कैन सब्स्टिट्यूट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर आपने क्या क्या रजिस्ट्रेशन की जगह अगर अटेस्टेशन भी करा लिया है लीज का तो वो भी क्या है, मान्य है। फिर सेक्शन 34 प्रीमियम एंड फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड। जो लैंड होल्डर है वो कैन नॉट टेक प्रीमियम और फोर्स लेबर। जो भूस्वामी है वो प्रीमियम नहीं ले सकता, मतलब प्रीमियम होता है एक साथ पैसे ले लेना। ठीक है, और ना ही और बेगार नहीं करा सकता कि आपने हमसे लैंड ली है, ठीक है, आप अपने ही काम वो करा रहे, फोर्स लेबर करा रहे, वो नहीं करा सकता। सेक्शन 35 नो एक्स्ट्रा पेमेंट। नो पेमेंट कैन बी चार्ज अदर देन द रेंट एंड लॉफुल चार्जेस। ठीक है, बेशक से आपकी लैंड अगर आपने उसको टेनेंसी पे लीज पर भी दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे एक्स्ट्रा रेंट लेंगे। ठीक है, आप उससे कोई एक्स्ट्रा रेंट नहीं लेंगे, जितना रेंट बन रहा है उतना लेंगे, और जो लॉफुल चार्जेस है सिर्फ आप उतना लेंगे। लगान एवं वैधानिक शुल्क के अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं लिया जा सकता। फिर सेक्शन 36 यूज ऑफ मटेरियल्स। टेनेंट में यूज स्टोन्स मटेरियल्स फ्रॉम हिज होल्डिंग फॉर एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल पर्पस। अब उसने वो लैंड टेनेंसी में ले रही है तो किराएदार क्या है, अब अपनी जो भूमि से अब वो प्राप्त पत्थर और सामग्री कृषि या आवासीय कार्य हेतु उपयोग कर सकता है। ठीक है, अपने घर के लिए भी वो यूज कर सकता है। फिर सेक्शन 36A एक्विजिशन ऑफ नलबट राइट। खातेदार टेनेंट, अब अभी तक हमने बात की थी खातेदारी राइट, अब खातेदारी राइट मिल गए, अब वो खातेदार टेनेंट क्या कर सकता है, वो एक्वायर कर सकता है नलबत राइट को भी एप्लीकेशन लगा देगा एसडीओ के सामने। ठीक है, तो खातेदारी किराएदार एसडीओ के समक्ष आवेदन करके नलबट अधिकार प्राप्त कर सकता है। सेक्शन 37 टेनेंट्स होल्डिंग कैन नॉट बी सीज्ड अटैच्ड और सोल्ड बाय सिविल कोर्ट। ठीक है, तो ये सिविल न्यायालय जो है क्या नहीं कर सकते, किराएदार की होल्डिंग को कुर्क जब्त या विक्रय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखना सेक्शन 37 की। सेक्शन 37 में अगर आप देखेंगे इसकी हेडिंग क्या है, बार टू सीजर अटैचमेंट एंड सेल बाय प्रोसेस ऑफ कोर्ट। तो ठीक है, फिर सेक्शन 38 टेनेंट्स इंटरेस्ट इज हेरिटेबल बट जनरली नॉट ट्रांसफरेबल। जो किराएदार का हित होता है लैंड में
ठीक है, वो उत्तराधिकारी योग्य तो है लेकिन जनरली क्या होता है वो हस्तांतरण नहीं होता है। ठीक है, फिर है सेक्शन 39। देखो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मैंने यहाँ पर बोला है जनरली ट्रांसफरेबल नहीं होता है, तो लेकिन कुछ केसेस में ट्रांसफरेबल होगा, उसके लिए आपको मेरी वीडियो को देखने जाना होगा, जहाँ हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। क्योंकि ये हम एक क्विक रिविजन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट बता रही हूँ। ठीक है, फिर है सेक्शन 39, खातेदार टेनेंट में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट थ्रू अ विल। अगर खातेदार किराएदार है तो वो वसीयत द्वारा क्या है अपना हित दे सकता है। अभी हमने क्या बोला, टेनेंट का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, हेरिटेबल है लेकिन वो ट्रांसफरेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई खातेदार टेनेंट है तो वो अपना जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर कर सकता है वसीयत के द्वारा। सक्सेशन फॉलोज पर्सनल लॉ इफ टेनेंट डाई इंटेस्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत क्या है मृत्यु उसकी हो गई है, तो मृत्यु होने पर जो उत्तराधिकारी जो व्यक्तिगत विधि के अनुसार होगा उस पर उसका पर्सनल लॉ अप्लाई होगा फिर। ठीक है, सक्सेशन में जो मिल रही है उसको भूमि। खातेदारी इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सेक्शन 42 एंड 43। जो खातेदारी इंटरेस्ट है, ठीक है, वो धारा 42 व 43 के अधीन क्या है, हस्तांतरणीय है। फिर सेक्शन 42 ये कहता है एससी जो है नॉन एससी को, एसटी जो है नॉन एसटी को, ठीक है, सहरिया जो है नॉन सहरिया को ट्रांसफर नहीं कर सकता अपनी लैंड को। ठीक है, वो वॉइड हो जाएगा। फिर है कुछ सर्टेन ओल्ड वॉइड ट्रांसफर में बी वैलिडेटेड बाय कलेक्टर। अगर कुछ पुराने जो वॉइड ट्रांसफर थे, शून्य हस्तांतरण थे, अगर कलेक्टर चाहे तो वो कलेक्टर द्वारा वैध भी घोषित किए जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर है खातेदार टेनेंट में मॉर्गेज लैंड फॉर लोन्स। खातेदार किराएदार ऋण हेतु भूमि बंधक रख सकता है। ठीक है, फिर यूसुफ्रक्चरी, लेकिन सेक्शन 43 में क्या हमने बोला कि आप अपनी लैंड को क्या है आप मॉर्गेज कर सकते हैं लैंड का लोन के लिए, लेकिन कितना, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज कर रहा है तो मैक्सिमम पीरियड सिर्फ 5 साल है। रिडम्पशन, अगर मॉर्गेज डेट ऑटोमेटिक जब रिडम्पशन करते हैं तो जो मॉर्गेज डेट होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है आफ्टर एक्सपायरी। तो मोचना अवधि समाप्त होने पर ऋण स्वतः समाप्त माना जाएगा। सेक्शन 43A बात करता है ओल्ड मॉर्गेज रिमेन गवर्न बाय ओल्ड लॉ। पुराने बंधक पुराने कानून से संचालित होंगे। ठीक है, ओल्ड मॉर्गेजेस रिमेन गवर्न बाय ओल्ड लॉ। ठीक है, फिर है खुदकश होल्डर मे लेट एंड टेनेंट मे सबलेट लैंड। जो खुदकश धारक है पट्टा दे सकता है तथा किराएदार उपट्टा दे सकता है। तो खुदकश होल्डर भी आगे लेट कर सकता है और टेनेंट भी आगे सब लेट कर सकता है। ये सेक्शन 44 ने बताया। सेक्शन 45 ने बताया रेस्ट्रिक्शन ऑन लेटिंग और सबलेटिंग। तो नॉर्मल जो लीज है और सब लीज आप कर रहे हो तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एग्रो प्रोसेसिंग और एग्रो बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए आप लीज पर दे रहे हो तो 15 साल आप लीज पे दे सकते हो और 15 साल का एक्सटेंशन भी हो सकता है। सेक्शन 90A का पर्पस है, इसलिए आप लीज पर दे रहे हो। ठीक है, तो आप फिर 30 साल तक के लिए लीज पे दे सकते हो और उस पर 10 साल का एक्सटेंशन हो सकता है। और जो गैर खातेदार टेनेंट है वो सबलेट नहीं कर सकते 1 साल से ज्यादा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 45, जिसको मैंने इतना शॉर्ट में बता दिया। बहुत बड़ा सेक्शन है, अगर आपने इसको इतना याद रख लिया एमसीक्यू आपका यहाँ से ही बनेगा। ठीक है, कि वैसे तो आप लीज अगर सब लीज पर देना चाहते हो तो 5 साल तक के लिए दे सकते हो, लेकिन अगर आप लीज पर अपनी जो लैंड दे रहे हो वो लीज पे जो आप लैंड दे रहे हो उस लैंड का यूज होगा एग्रो प्रोसेसिंग या फिर एग्रीकल्चर बिजनेस पर्पस के लिए, तब 15 साल और 15 साल का एक्सटेंशन। और 90A वाला पर्पस है तब तो 30 साल के लिए आप दे सकते हो। ठीक है, और गैर खातेदार टेनेंट तो खाली अगर आगे सबलेट करना चाहता है तो खाली 1 साल तक के लिए कर सकता है। सेक्शन 46 कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बात करता है कि माइनर है, लुनेटिक है, इडियट है, विडो है, डाइवोर्स वुमेन है, डिसेबल पर्सन है, आर्म फोर्स है, मेंबर प्रिजनर है, स्टूडेंट बिलो 25 है, उनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। लीज रिमेन वैलिड ओनली अप टू 2 years आफ्टर डिसेबिलिटी सीज। ठीक है, देखिए क्योंकि इसमें बोला एक्सेप्शंस है कि इन व्यक्तियों पर क्या होगा, ये एक्सेप्शन इन पर ये सेक्शन लागू नहीं होगा और जैसी इनकी ये डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी अब लीज जो है वैलिड रहेगी खाली 2 साल तक के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सेक्शन 46A वो बात करता है SC ST स्पेशल प्रोविजन। अगर SC ST का मेंबर है तो वो लीज पर नहीं दे सकता, ना ही सब लीज पे दे सकता अपनी लैंड को SC ST पर्सन के अलावा। SC ST पर्सन है, लीज पे देना चाहते हो SC ST को दो। ठीक है, उसके बाद हमारा सक्सेसर बाउंड बाय सबलीज। जो सक्सेसर होगा टेनेंट का वो रिमेन बाउंड बाय वैलिड सबलीज टर्म। ठीक है, तो उत्तराधिकारी वैध उपट्टे की शर्तों से क्या है बंधा रहेगा। सेक्शन 47A बात करता है आबू अजमेर एंड सनल एरिया के बारे में। ट्रांसफर्स मेड बिफोर 1957 एक्सटेंशन कंटिन्यू अंडर ओल्ड लॉ।
तो 1957 विस्तार अधिनियम से पहले के जो हस्तांतरण हुए हैं वो पुराने कानून से क्या है, शासित रहेंगे, पुराने कानून से शासित रहेंगे। ठीक है, फिर है एक्सचेंज ऑफ लैंड, सम क्लास टेनेंट्स में एक्सचेंज लैंड विद रिटन कंसेंट ऑफ लैंड होल्डर। तो अगर समान श्रेणी के किराएदार है, मतलब अगर खुद का तो खुद का के साथ और खातेदार टेनेंट है तो खातेदार टेनेंट के साथ, गैर खातेदार है तो गैर खातेदार टेनेंट, तो ये जो समान श्रेणी के किराएदार हैं ये भूमि स्वामी की लिखित सहमति से क्या है, भूमि को बदल भी सकते हैं, एक्सचेंज लैंड का हो सकता है, लेकिन रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए लैंड होल्डर की। फिर है एक्सचेंज फॉर कंसोलिडेशन, अगर आप क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि आप कंसोलिडेशन के लिए कि एक्सचेंज इज मेड टू असिस्टेंट कलेक्टर, तो अगर आपको क्या है, चकबंदी हेतु विनिमय का आवेदन कहाँ लगाना है, सहायक कलेक्टर को दिया जाता है। तो अगर आपको एक्सचेंज को कंसोलिडेशन के लिए एप्लीकेशन लगाना है, जैसे आपकी एक लैंड यहाँ पर है, एक लैंड आपकी कहीं और है, और वो जो कहीं और लैंड है उस व्यक्ति की लैंड आपके पास है, तो आप बोल रहे हैं कि मुझे इसके साथ एक्सचेंज करनी है, इसकी अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है असिस्टेंट कलेक्टर के पास लगा सकते हैं। सेक्शन 49A SC/ST एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन, तो जो SC और ST है वो क्या है, टेनेंट एक्सचेंज नहीं कर सकते लैंड विद नॉन SC/ST टेनेंट। अगर आप SC/ST टेनेंट है तो अगर एक्सचेंज कर रहे हैं लैंड को तो आप SC/ST टेनेंट के साथ ही कीजिए। राइट्स ऑन एक्सचेंज, तो टेनेंट को वही सेम राइट मिलेंगे एक्सचेंज में जो उनके पास पहली वाली लैंड में थे। ठीक है, विनियम के बाद नई भूमि वही अधिकार मिलते हैं जो पुरानी भूमि में थे। फिर ट्रांसफर ऑफ एनकम्ब्रेंसेस, ठीक है, अगर आपकी लीज, अगर आप लीज है, मॉर्गेज और जो एनकम्ब्रेंसेस होती है वो शिफ्ट कर जाएगी आपकी एक्सचेंज लैंड के साथ। जैसे आपकी लैंड थी उस पे चल रहा था कोई मॉर्गेज, या आपकी जो लैंड है वो आपने थी लीज पे दी थी या उस पे कोई एनकम्ब्रेंस है, तो अगर जब आपने उसको एक्सचेंज में लिया तो फिर वो जो उसके ऊपर जो भी लायबिलिटी थी वो क्या है, सेम रहेगी। ठीक है, और एज ऑर्डर्ड बाय असिस्टेंट कलेक्टर। फिर एंट्री इन रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, एक्सचेंज जो आप कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड ऑफ राइट में क्या है, रिकॉर्ड कराना जरूरी है। विनियम की प्रविष्ट अधिकार अभिलेख में की जाएगी। ठीक है, तो हमने आज कवर कर लिया अपना सेक्शन 52 तक सिर्फ 27 मिनट्स में। ठीक है, अब मैं ऐसे ही रैपिड रिवीजन बैच लेकर आऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका आने वाला एग्जाम जेडीए जेएलओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से लोकल लॉज आपके क्लियर हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।